अच्छा, सब स्टूडेंट बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। यस ओके मैम। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करी थी। अभी हम आज क्या करने वाले हैं, ये वाले चैप्टर में हम कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और आइडेंटिटीज, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। ये जो आइडेंटिटीज का टॉपिक है वापस से यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हम वो भी डिस्कस करेंगे, और जो नहीं पढ़ी है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा प्लान है कि आज ये लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यह उससे पहले, कॉमन रूट्स की बात करने से पहले एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का लेने वाली हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट जो भी हमने जैसे नेचर ऑफ रूट्स में बात करी थी, याद है? जब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसका हम अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आए तो जो रूट्स है वो रियल होंगे एंड क्या रहेंगे, डिस्टिंग रहेंगे। जो दोनों रूट मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो रियल एंड डिस्टिंग रहेंगे, ये हमें पता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो वो वाले केस में रियल रूट मिलेंगे बट इक्वल रूट मिलेंगे, ठीक है। दोनों रूट आपको सेम मिल जाएंगे एंड रियल मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका लेस देन 0 आता है तो जो आपको दो रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अभी वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ एक्स इज रियल द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको ऊपर देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो कौन, मतलब बेसिकली कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ये वर्ड को हम बोलते हैं रेंज बेसिकली। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें बताना है। तो ये वाले क्वेश्चन पे हम नेचर ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे कि एक्स रियल है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स के बाद ही ले रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लेट अस सी कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, ठीक है। और हम वो जो नेचर ऑफ रूट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्स रियल नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है जब आपके पास क्वेश्चन में कैसा रहेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और आपको वो वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम सपोज कुछ मान लेते हैं, जैसे y ले लिया, ठीक है। x तो ऑलरेडी यूज है तो x मत लीजिए, आप कुछ और दूसरा नोटेशन यूज कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे इसको, जिसका वैल्यू फाइंड करना है जिस एक्सप्रेशन का हमें, कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बेसिकली कौन से इंटरवल में आएगी, ये कहने का मतलब है। इसकी मिनिमम वैल्यू का कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है, तो हम उसको, इसको सपोज y मान लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको y ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे हम, हमारा एम क्या है यहाँ पे, हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड फिर जो टर्म्स हमारी आएंगे ना उस सबको एक साइड में रख के बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये हमारा एम है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है एक्स के टर्म में और यहाँ पे बोला है एक्स है रियल, तो हम उसके डिस्क्रिमिनेंट की ऊपर हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पता है अगर आप बोल रहे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल एक्स में, अगर आप बोल रहे हैं कि उसके रूट्स रियल है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो अभी स्टूडेंट ये अगर हमने ये एक्सप्रेशन को y ले लिया, तो बेसिकली अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक्स के टर्म्स में। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, इसको इधर कर देते हैं एंड यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में?
प्लीज बताइए। नो मैम। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इंटेंशनली लेती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करेंगे, जब आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में मिलेगा। न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एंड टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में आपको बात करनी, मतलब उसकी रेंज की बात करनी। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया रेंज, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, तो वो वाले केस में क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, उसको y मान लीजिए, आप चाहे तो दूसरा कुछ t भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इसको y बोल दिया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें देखो ये मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी जो टर्म्स आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, या तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, जो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है या तो उसको राइट साइड में लेके जाइए, आपके पास दोनों चॉइस है। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक्स के टर्म्स में। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो राइट हैंड साइड में जो दिया है उस टर्म को सपोज हमने लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेके जा सकते हैं ना, तो ये वाली जो टर्म है राइट साइड में, वो अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यस। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिला यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर था हमारे पास, उसके बाद क्या था हमारे पास, प्लस 3xy प्लस 4y, प्लस 3xy प्लस 4y, और जो राइट साइड में जो टर्म थे उनको हम लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 3x माइनस 4। प्लस 3x-4 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसा, बताइए। यस मैम। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक सेकेंड सॉरी। हाँ हाँ, अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म दिख रही है ना उसको एक साथ में लिखते हैं। ठीक है, एक साथ में क्यों लिखेंगे, ताकि यहाँ पे देखो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इनको साथ में रख लेते हैं हम। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, एक्स जहाँ पे दिख रहा है वो उस टर्म को एक साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे मिला प्लस 3xy, एंड यहाँ पे प्लस 3x है, और जो बाकी के टर्म जिसमें x नहीं है, ठीक है, तो वो वाले को एक साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पे 4y-4 हो गया एंड इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो मैम। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो पहले दो टर्म से अगर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा y-1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टू टर्म से अगर हम क्या लेते हैं, x कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, 3y प्लस 3 एंड इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि x हमने कॉमन लिया है, और लास्ट के जो टर्म है ये आपका हो गया 4y-4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमें मिल गया है, तो अभी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, विच इज ऑफ द फॉर्म a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक मिल गए हैं x के टर्म्स में, और यहाँ पे हमें पता है कि x रियल नंबर दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखो एक बार दिखा देते हो, यहाँ पे x इज रियल। तो आप चाहे तो इसको पहला ऐसा लिख दीजिए, ये आपका कौन सा फॉर्म है, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं डायरेक्टली लिख के बता देती हूँ कि हमें डिस्क्रीमेंट पे कमेंट करना है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं एज एक्स इज रियल, इसका मतलब दिस इंप्लाइज डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आया आपको। मैं यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन करके लिखना है तो भी आपको बता देती हूँ, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होगी y-1, b की वैल्यू होगी 3y प्लस 3 एंड c की वैल्यू होगी 4y-4। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप चाहे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, यस क्योंकि मैम। यहाँ पे x रियल है तो डिस्क्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ, डिस्क्रीमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ। अगर आपको किसी को जानना है कि डिस्क्रीमेंट क्या होता है, आपको पता है डिस्क्रीमेंट हम ऐसा लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सा फॉर्म में, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से पता चलेगा। b की वैल्यू की बात करें तो 3y प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, जैसे है y-1, एंड c की बात करें तो हमारे पास हो गया 4y-4। किसी को डाउट है, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि x रियल नंबर दिया है, और आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि रियल कब आता है, जब डिस्क्रीमेंट ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको रियल रूट्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए वाली बात।
पक्का सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, आप चाहे तो लिख दीजिए कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वहां से भी आप लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की, एंड डिस्क्रीमेंट हमें पता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा? तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी वो अप्लाई करेंगे, या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 3, मतलब ये हो गया 18y प्लस 9, एंड यहाँ की बात करें -4 ले लेते हैं पहले, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेकेंड ब्रैकेट को, तो 4 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 4y, फिर -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ सेकेंड ब्रैकेट को, तो -4y, एंड यहाँ पे +4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। एक बार चेक कर लेती हूँ। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, पायल ने। पायल प्लीज बताइए अनम्यूट करके, कुछ डाउट है तो आपको। मैम ये 18 कहाँ से आए? ये 18, अच्छा स्टूडेंट आपको पता है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो कैसा होता है स्टूडेंट, a² प्लस 2ab प्लस b² लिखा, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3y मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, सो 2 3 is 6, 6 3 is 18। समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। पक्का? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका ब्रैकेट जो है ना, ये 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, आपको मतलब ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप चाहे तो 18y 9 के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 इंटू वाई स्क्वायर। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके, हमें एक बार ऊपर से रिपीट कर दो, स्टार्टिंग से। yes, अच्छा मैम। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो एक बार वापस से दिखा देती हूँ आपको। हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है, उसकी वैल्यू के बारे में बात कर रही है, मतलब वो कितनी मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगी ये एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसको y अज्यूम कर दिया। ठीक है, उसको y बोल दिया। फिर क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ना ये जो दिया है एक्सप्रेशन, इसको y लिया है, और हमारा एम क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं x के टर्म्स पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कैसा फॉर्म रहेगा, a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने वही किया, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर जो बाकी के टर्म को एक साइड में रखा, फिर देखो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई किया। देखो ये वाली जो मैंने यहाँ पे करेक्ट वाला सिंबल लगाया है, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, और हमें पता है अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो डिस्क्रीमेंट हम निकालते हैं b² माइनस 4ac से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसमें बोला है कि x रियल नंबर है, x रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्क्रीमेंट है वो आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हमने बात करी थी, तो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 आया, मतलब b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 18y प्लस 9 है, फिर यहाँ पे -4 इंटू ये है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई, सो -16y² हो गया। अभी ये दोनों टर्म की बात कीजिए, दोनों टर्म आपको सेम ही दिख रही है, -4y -4y। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, -8y। ठीक है, -8y मिलेगा, एंड -8y को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। -4y ये हो गया -8y मल्टीप्लाइड बाई -4, तो आपको +32y मिलेगा, एंड यहाँ पे -16 ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं तो एक और स्टेप लिखना पड़ता, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस दोनों टर्म को ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9y² का टर्म इधर है, यहाँ पे -16y², तो बेसिकली कितना मिलेगा, -7 टाइम्स y² मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, तो दिस इम्प्लाइज
-7 टाइम्स वाई स्क्वायर। दिखा भी देती हूँ कैसे आया, देखिए ये वाली टर्म है 9y स्क्वायर और इधर हमारे पास -16y स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कैसे करते हैं। दोनों टर्म को साथ में रख लीजिए, फिर वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा 9 - 16 जो होता है -7। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है -7 इंटू वाई स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे 18y है, यहाँ पे 32y है, दोनों टर्म ऐड होगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 50y। ठीक है, और 50y। ठीक है हाँ, प्लस 50y, और यहाँ पे 9 और -16 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। प्लस 50y माइनस इज क्या था यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। लास्ट टाइम हमने इनइक्वालिटी जब बेबी का मेथड डिस्कस किया तो उसमें भी डिस्कस किया था। अभी क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक मिल गया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, तो आप इसको फैक्टराइज करना है। तो आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए या फॉर्मूला मेथड से आपको करना है, वैसे भी कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ तो। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपका वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप मुझे बताइए यहाँ पे, क्योंकि हमारा बेसिकली जब वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपने वेरिएबल यूज किया है उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बाद में आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, साइन। तो अभी क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन माइनस नेगेटिव नंबर से अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। ग्रेटर इक्वल टू रहेगा तो आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7y स्क्वायर, तो -50y प्लस 7 एंड यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं क्यों यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आया, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए ये वाली बात? यस मैम। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे मैम ये लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है। आपके पास बहुत सारे ट्रिक है। ठीक है, कौन कौन से ट्रिक है या आपको मालूम है ना सबको। एक तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये पॉलिनोमियल हो गया वेरिएबल y में। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखिए, 7y स्क्वायर एंड लास्ट टर्म हमारा 7 है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 49 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मिडिल टर्म को अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, -49y माइनस वाई प्लस 7, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए क्योंकि अगर मैं -49y एंड -y का मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 49y स्क्वायर मिलेगा। आप ऐड करेंगे तो -50y मिलेगा। ठीक है, सही किया है ना स्टूडेंट, चेक कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म से आप क्या ले सकते हैं, 7y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ओके एक सेकंड, 7 नहीं आई क्योंकि 7y मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा एंड यहाँ पे मिलेगा 7। ठीक है, फिर लास्ट 2 जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में वहां से -1 कॉमन ले लीजिए। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है। ठीक है, फैक्टर्स आप फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का जो लेफ्ट हैंड साइड में। अभी हम इसको कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया है, वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखिए जो भी आपको लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे y के टर्म्स में है, उसमें y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सब लोग एग्री करेंगे हाँ पॉजिटिव है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया वेवी कर्व का कंप्लीट। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं उसको इक्वल टू 0 करके आप करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू हमारे पास 1/7 आ जाएगी। देखिए 7y माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब
y की वैल्यू 1/7, ठीक है। दूसरे वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू मिलेगी 7। तो जो ये वैल्यूज मिली उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उनको नंबर लाइन पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। 1/7 एंड 7 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी आपका लीनियर फैक्टर है उनका पावर कितना है 1, पावर 1 है मतलब ओड नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट 7 बड़ा है, तो 7 के राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम राइट में हो गया प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है उनका पावर है ओड, तो अगर 7 की इमीडिएटली राइट में प्लस है तो इमीडिएटली लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। अभी देखिए जो 1/7 जो हमें क्रिटिकल पॉइंट है, पहले वाले फैक्टर 7y-1 ने दिया है, इसका भी पावर है 1 मतलब ओड पावर है, तो 1/7 के इमीडिएटली राइट में माइनस साइन है, तो इमीडिएटली लेफ्ट में साइन हो जाएगा चेंज, प्लस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 था, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 1/7 अलाउड है एंड y की वैल्यू 7 भी अलाउड है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, यहाँ पे मैं सॉलिड सर्कल बना देती हूँ ताकि पता चले कि ये वाला वैल्यू आपको इंक्लूड करना है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। पक्का समझ में आया है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए इनइक्वालिटी में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे जो साइन की बात करते हैं लेस देन इक्वल टू दिया है, जब लेस देन की बात होती है तो हमें वो वाला रीजन ढूंढना रहता है जो हमें नेगेटिव साइन दे। तो नेगेटिव साइन वाला आपको एक ही रीजन दिख रहा है, ये इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से आप बताएंगे, आप यहाँ से मुझे बता रहे y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/7, 7। सब लोग एग्री करेंगे क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि 1/7 वैल्यू इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, एंड इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सारे सॉल्यूशन होगा ये वाले इनइक्वालिटी का, ठीक है। सबको समझ में आया? प्लीज बताइए। ठीक है, तो आप इस स्टेप वाले ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये लिखिए, ओके। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/7 से लेके 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका मतलब यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, इसका मतलब है 1/7 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। मतलब y की मिनिमम वैल्यू 1/7 है, मैक्सिमम वैल्यू है 7, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू के बारे में पूछे तो ये 1/7 एंड 7 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सबको समझ में आया क्यों हमारा क्लोज इंटरवल आया, क्योंकि यहाँ पे 1/7 एंड 7 इंक्लूडेड था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का था, तो इक्वल टू मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो सकता है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आए तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे 1/7 एंड 7 वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। तो यहाँ पे रेंज की बात करें, रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मिनिमम क्या लेगी, मैक्सिमम क्या लेगी, ठीक है। ये इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने पिछला वाला किया सेम टू सेम वैसे ही किया है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आप इसको सपोज y ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को एक साइड में रख के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है x के टर्म्स में, क्योंकि x यहाँ पे रियल नंबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, इनइक्वालिटी को वेव इक्वल मेथड से सोल्व करके जो आंसर आपको आना है वो आप टिक करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, एक मैंने कराई, ये आप लोग खुद करेंगे। किसी को डाउट है कर सकते हैं ना, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो हो गया यहाँ पे कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके दो रूट मिलेंगे, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिए है उन दोनों में हो सकता है कोई एक रूट कॉमन हो सकता है ना ऐसा,
जैसे अगर मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया आपको, उसके आपने पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, आपको मिल जाएगा। दूसरी वाली क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स निकाले, मिल जाएगा। अभी ऐसा हो सकता है कि या तो कोई भी रूट कॉमन ना हो, मतलब दोनों के रूट्स अलग अलग हो, या ऐसा हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो, या हो सकता है कि दोनों ही रूट कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या है, जो पहले वाले का भी सॉल्यूशन हो, दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, या पहले वाले का भी रूट हो एंड सेकंड वाले इक्वेशन का भी रूट्स हो। तो अभी हमें कंडीशन पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, पहला केस लेंगे जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन रहेगा, फिर करेंगे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों के दोनों रूट सेम रहेंगे, ठीक है, मतलब दोनों रूट कॉमन रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपके लिए मैं बता रही हूँ, देखिए आप रीड कीजिए यहाँ पे, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट क्या है। यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए हमने, a1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस b1 इंटू एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस b2 इंटू एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज ए कॉमन रूट, मतलब एक रूट कॉमन है, तो ये कंडीशन फॉलो होगा। अच्छा, अभी इसको कैसे आप बोलेंगे मैम ये नोटेशन क्या है, डोंट वरी, आपने डिटर्मिनेंट का एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा 10th में, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये प्रूफ मैं नहीं कराने वाली, लेकिन किसी को प्रूफ जानना है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो कंडीशन की बात करी, वो कंडीशन बेसिकली है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसको, ये हमारे पास हो जाता है a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 मल्टीप्लाइड विद b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। अच्छा, आप बोलेंगे मैम ये क्या है, कैसे आया। अच्छा, उसका मैं बता देती हूँ, ट्रिक बताओ कैसे याद करना है वो आपको, देखो ट्रिक आपके लिए पता होना चाहिए। देखिए जो कोएफिशिएंट है ना, वो एक बार लिख लीजिए आप, पहले वाले का a1 b1 c1 एंड दूसरे वाले का कोएफिशिएंट है a2 b2 c2, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो है, ये मैं जो आपको जो कंडीशन बता रही हूँ, ये आप रेयरली यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी जो कुछ समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन में बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तब काम में आ जाता है। तो आपको ये कंडीशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। जो कोएफिशिएंट है पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लिख लीजिए a1 b1 c1, ठीक है। फिर सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट लिख लीजिए। तो ये कंडीशन याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है स्टूडेंट, पहले कॉर्नर कॉर्नर, जैसे ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ, या दूसरा कलर यूज करती हूँ यहाँ पे, देखो जो कॉर्नर कॉर्नर या एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, a1 को आपने c2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके a2 को आप c1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने डिटर्मिनेंट लिखा है, और आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। सबको मालूम है कि नहीं स्टूडेंट, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके a2 और इसको मल्टीप्लाई किया, और इसका होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आता है, देखिए यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ पहले, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कैसे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड कैसे याद करेंगे, a1 c2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन करके a2 को c1 से, मतलब याद रखिए जो बाउंड्री वाले जो दिख रहे हैं ना कोएफिशिएंट, उनको मल्टीप्लाई किया है और बीच में माइनस साइन आया है, और उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल टू है। देखिए अभी क्या करना है, पेयरिंग कीजिए, पहले दो का पेयरिंग, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट में a1 इंटू b2, फिर यहाँ पे इसके साथ माइनस करके a2 इंटू b1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पेयर मल्टीप्लाइड विद b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। तो ये वाला ट्रिक है, और किसी को प्रूफ जानना है कि कैसे आया, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ कैसे आएगा, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, उनका एक रूट कॉमन है। तो सपोज आपने बोल दिया वो रूट जो कॉमन है वो अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा दोनों इक्वेशन का एक रूट है, मतलब कॉमन रूट की बात करें, मतलब अल्फा है, पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको अल्फा के टर्म्स में दो इक्वेशन मिल जाएगी। अभी स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, जो आपने स्कूल में एक मेथड सीखा था, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वहां से हम कोएफिशिएंट बेसिकली उनको यहाँ पे कंपेयर करें। जैसे आपको अगर किसी को आइडिया रहेगा, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में लिख के बता रही हूँ आपके लिए, अगर किसी को प्रूफ जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो देखिए
आपके पास एक रिलेशन था, ये आपने स्कूल में सीखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं आप डिटर्मिनेंट। किसकी डिटर्मिनेंट? देखिए अगर आपको एक्स स्क्वायर के बारे में बात करना है तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप मतलब थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहे हैं, मतलब उसको छुपा दे रहे हो, तो जो बाकी के जो टर्म्स मिल गए ना उसके कोएफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में आप लिखते हैं। यहाँ पे b1 लिखते हैं, यहाँ पे c1 लिखते हैं। देखिए क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर वाला टर्म छुपा दिया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा b2, यहाँ पे मिलेगा आपको c2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अभी x अपॉन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने स्कूल में सीखा हुआ है, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए x अपॉन डिटरमिनेंट पे लिख रही हूँ, तो क्या करेंगे, x वाले टर्म को हाइड कर देना है, x वाले टर्म को आप छुपा देना है, तो बाकी जो टर्म है ना उसके कोएफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास c1 बच रहा है, ठीक है, और यहाँ की बात करें तो c2, यहाँ की बात करें तो आपके पास a1 है, यहाँ की बात करें तो a2 है। उसके बाद दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म रहता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को अभी छुपा देना है आपको, तो बाकी जो टर्म्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे a1 ये b1, यहाँ पे a2 ये b2, ठीक है, क्योंकि ये आपका तीनों इक्वल आएगा। इसको सोल्व करके आपको यही कंडीशन मिलने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट समझ में आया? प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर किसी को करना है तो मैं आपको बता दिया है। एक रूट अल्फा बोल लीजिए कि अल्फा दोनों में कॉमन रूट है, तो अल्फा पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। सोल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा, ये वाली कंडीशन मिलेगी। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, निशा प्लीज बताइए, कुछ डाउट है? नो मैम। पक्का ना? तो ये वाला मैं अभी के लिए रेज कर रही हूँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कंडीशन। कंडीशन को कैसे याद करते हैं वो अभी मैंने आपको सिखाया है। कोएफिशिएंट को लिख लीजिए, पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड वाली को। फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो जो आपके बाउंड्री में जो दिख रहे हैं कॉर्नर कॉर्नर वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन आएगा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद दो दो का पेयरिंग, स्टार्टिंग के दो, फिर स्टार्टिंग के उसके नेक्स्ट के वाले को पेयरिंग करना, और ये देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड में आता है। तो कंडीशन को याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये कंडीशन जब और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोला है कि एक रूट कॉमन है, तब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी कि कैसे कर सकते, लेकिन ये कंडीशन भी पता होनी चाहिए। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो वो वाले केस में काम दे देता है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? ये जब बात करेंगे जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला है कि एक रूट कॉमन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो आपके पास, ठीक है, और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या बोला, दोनों ही रूट कॉमन है। मतलब पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट मिले आपको जैसे अल्फा बीटा, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट अल्फा बीटा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप अगर इन जनरल में बात करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, जैसे ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे मैम एक क्वाड्रेटिक है, ये ऐसे क्वाड्रेटिक है। अभी स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, नॉन जीरो कांस्टेंट। आप चाहे तो कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन को सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये वाली पहली को सोल्व करके जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, रूट जो मिलेगा, सेम रूट इसके भी रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों ही रूट आपका कॉमन है। यहाँ पे लिखा है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद बोथ रूट्स इक्वल, मतलब दोनों रूट कॉमन है, इसमें भी दोनों रूट एंड इसकी भी दोनों रूट सेम है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर का, ठीक है, उनका रेशो, मतलब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो मतलब 1/4 जो आपको आया, एक मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, यहाँ पे 1/4 जो मुझे मिला। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला x का कोएफिशिएंट की बात करिए, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 12 मिल रहा है सेकंड इक्वेशन में। तो बेसिकली आपको एक सिंपली चीज मैं बता रही हूँ, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों ही कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों का सेम रूट है। एंड ये कब पॉसिबल है, जब आपका दूसरा इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन का कांस्टेंट मल्टीपल हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल इक्वेशन।
वापिस से बता रही हूँ, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? कैसे मिलेगा, मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या फर्क है बेसिकली, यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन आपको मिली है, पहली वाली इक्वेशन को कोई कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, जब आपका दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों रूट कॉमन है, तो ये उनका जो रेशियो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है। ठीक है, ये वाला सिंपल ट्रिक है, लेकिन आपको पता है दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि जो दूसरा इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन से ही मिला है उसका कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखना है, एंड अभी हम उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। अभी जो हमने बात करी है किसकी, कॉमन रूट्स की, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपको कंडीशन तो बता दी। ठीक है, जैसे पहले वाले में बताया, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो मैं आपको बता रही हूँ मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड, आप चाहे तो डायरेक्टली कंडीशन यूज कीजिए, नहीं तो दूसरा ट्रिक भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रीड कीजिए, एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ x² प्लस ax प्लस bc इज इक्वल टू 0, x² प्लस bx प्लस ca इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, हैव ए कॉमन रूट, देन फाइंड द इक्वेशन विद द अदर अनकॉमन रूट। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, जिन स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन रूट की बात करी है, कंडीशन याद है, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, तो आपको वो यहाँ पे देखो, आप अगर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं दूसरा ट्रिक क्या बता देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, दूसरी ये दी है, और दोनों का एक कॉमन रूट बोला है, तो स्टूडेंट अगर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूँ, मतलब मैं कहने का मतलब क्या है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ यहाँ पे x² का टर्म एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, अगर मैंने x² का टर्म एलिमिनेट कर दिया, तो मैं x इज इक्वल टू समथिंग मुझे मिलेगा, जो x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा वो दोनों ही इक्वेशन का रूट हो जाएगा, मतलब वो कॉमन रूट है। एक तो ये वाला है, ये वाला ज्यादा इजी रहता है स्टूडेंट, ये वाला हम ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? दूसरा, एक तो मैंने आपको कंडीशन बताया है, जब एक रूट कॉमन होता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे तो वो कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो जब आपके पास इक्वेशन दिया रहता है तो एक काम कीजिए, वहां पे x² का टर्म एलिमिनेट करने का ट्राई कीजिए, और x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका बेसिकली कॉमन रूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x² प्लस ax प्लस bc इज इक्वल टू 0 है, दूसरा वाला इक्वेशन मेरे पास है x² प्लस bx प्लस ca इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं x² का टर्म एलिमिनेट कर दूंगी तो मुझे x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, जो x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा वो कॉमन रूट हो जाएगा दोनों इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये वाले टर्म हो गए कैंसिल। यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, a माइनस b इंटू एक्स, मैं ऐसा लिख लेती हूँ, या चाहे तो ax माइनस bx लिखिए आप। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूँ, एक काम करती हूँ, पूरा अच्छे से ही लिखती हूँ, एक सेकेंड, इरेजर। यहाँ से स्टूडेंट ऐसा लिख सकती हूँ ना, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, ax माइनस bx, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, प्लस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो बताइए, लिख सकते हैं, चैट में बताइए यस या नो। यस मैम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बाकी का करके दिखाती हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, a माइनस b इंटू एक्स, एक सेकेंड, a माइनस बी इंटू एक्स, एंड यहाँ की बात करें तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्लस b माइनस a इंटू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे a माइनस बी इंटू एक्स की टर्म को एक साइड में रखती हूँ, और दूसरी टर्म को वहां पे लेके जाएंगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, माइनस b माइनस a इंटू सी। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस b प्लस a, मतलब ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा इजी रहता है। आप क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो डायरेक्टली आप दोनों इक्वेशन को क्या रहता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे x² का टर्म एलिमिनेट करके x की वैल्यू जो मिलेगी वो कॉमन रूट हो जाएगा दोनों।
या आप चाहे तो कंडीशन अप्लाई करना चाहे तो कंडीशन अप्लाई कीजिए, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं a माइनस बी टर्म कैंसिल कर सकती हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू सी, मतलब x इज इक्वल टू सी इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, एक इरेजर, 1 सेकेंड। यहाँ पे काम नहीं कर रहा इरेजर। ओके, किसी को डाउट है तो बताइए यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख ली हूँ यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू सी इज द कॉमन रूट, इज द कॉमन रूट। किसी को डाउट है प्लीज बताइए ये वाले स्टेप में। अच्छा स्टूडेंट, हमारा एम ये नहीं है कि कॉमन रूट फाइंड करना है, हमारा एम ये है कि उन्होंने क्या बोला अपने को कि आपको ये जो दो इक्वेशन है उसका एक कॉमन रूट इतना बताए, और ये बोला है कि वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके मतलब देन फाइंड द इक्वेशन विद अदर अनकॉमन रूट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो पहली वाली इक्वेशन का एक रूट तो हमें पता चल गया, एक है सी, एक्स इज इक्वल टू सी एक रूट है, दूसरा रूट अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का एक रूट हमें मालूम है, एक्स इज इक्वल टू सी है, तो दूसरा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो दोनों इक्वेशन के जो रूट कॉमन नहीं है, अनकॉमन रूट है, वो को लेके हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। स्टूडेंट समझ में आया? जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके दो रूट है, जैसे एक अल्फा हो गया, दूसरा हमें पता है सी है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का एक रूट हमें पता है सी है, दूसरा को सपोज मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको पता है ये है, और अनकॉमन रूट कौन क्या हो गया, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी मैं इसको लिखने वाली हूँ अच्छे से प्रॉपरली। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे, अदरवाइज नेक्स्ट पेज में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट अल्फा कोमा सी बी द रूट्स, अल्फा कोमा सी बी द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक्स इज इक्वल टू सी है, वो कॉमन रूट है पहली वाली इक्वेशन का भी सेकेंड वाले इक्वेशन का। तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ओके, एक्स, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी, ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको क्या करने का ट्राई कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक रूट तो हमें पता चल ही गया है, तो दूसरे रूट को मैंने अल्फा मान लिया है। ठीक है, तो ये अपने क्या पढ़ा है अभी, सम ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट सीखा है। आप चाहे तो सम ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर मैंने सम ऑफ द रूट लिख दिया यहाँ पे तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1। ठीक है, वो ज्यादा यूजफुल नहीं हो रहा है मेरे लिए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू सी, याद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया सबको? यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बीसी हो गया, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सो अल्फा इंटू सी मुझे ऐसा मिलेगा। प्लीज चेक करके बताइए, समझ में आ रहा है सबको? स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यस यहाँ पे ए बी ऑलरेडी वर्ड यूज हो चुका है, इसलिए मैं ये उसके टर्म्स में नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 है, अगर इसके रूट अल्फा एंड सी है तो उनका एडिशन हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन उनका प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बी सी अपॉन 1 मतलब बी सी आया। तो स्टूडेंट यहाँ से बताइए क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू बी हो गई, सब लोग एग्री करेंगे, सी आप कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, इतनी वाली बात समझ में आ गई आपको? प्लीज बताइए। यस मैम। वैसे ही हम दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसके रूट, लेट बीटा कॉमा सी बी द रूट्स, सी बी द रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन है सेकंड वाली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लेते हैं। तो एक रूट बीटा है, दूसरा सी है, तो बीटा इंटू सी क्या हो गया स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सी ए आया, तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट, ए मिल गया। किसी को डाउट है? नो मैम। अच्छा, अभी समझ में आया? तो ये जो अल्फा है और बीटा, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनकॉमन रूट हो गए, सब लोग एग्री करेंगे? ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बी एंड बीटा इज इक्वल टू ए आर द अनकॉमन रूट, आर द अनकॉमन रूट्स। तो अभी बेसिकली आपको वो इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो देयरफॉर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore the quadratic equation whose roots are equation, आप लिख सकते हैं यहाँ पे whose roots are alpha and beta, alpha and beta is given by, याद है सब लोगों को, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आपको रूट्स मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एंड अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू बी थी एंड बीटा की वैल्यू थी ए थी, एंड यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आया? तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। वापिस से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। आप चाहे तो कंडीशन जो हमने सीखा था वो लगा सकते हो, नहीं तो मैंने क्या बताया, अगर एक रूट कॉमन है तो क्या कीजिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो आपको दी है वहां पे उसको साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एलिमिनेट कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटा दीजिए। फिर जो एक्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या हो गया, बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट हो गया, सेकेंड इक्वेशन का भी। ठीक है, फिर हमें एक रूट मालूम चल गया, तो फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाले कॉन्सेप्ट से फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट आपको पता चल गए, सेकेंड इक्वेशन का रूट पता चल गया है। फिर हमने वो इक्वेशन बनाई है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा होंगे। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन था, एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जो अनकॉमन रूट थे उनको लेके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझ में आया सबको? प्लीज चैट सेक्शन में बताइए अगर डाउट है तो। कोई बताइए यहाँ पे यस या नो, समझ में आ रहा है? मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक स्टूडेंट मीनाक्षी ने बोला मैम रिपीट कर दो। अच्छा, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो मीनाक्षी, प्लीज बताइए। क्या किया है मैंने यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और उनका एक रूट कॉमन है, इतना बताया था। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों रूट का एक, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो हमने दूसरा सिंपल ट्रिक अप्लाई किया कि ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा, आपको जो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी ना, बेसिकली वो रूट हो जाएगा पहले वाले इक्वेशन का भी, दूसरे वाले रूट्स का, दूसरे वाले इक्वेशन का भी। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, आपको पता है जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं उनके दो दो रूट रहते हैं। एक रूट तो आपको पता चल गया है, दूसरा वाला हम जो भी सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वहां से हमें अल्फा की वैल्यू बी मिल गई। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन की रूट हमें पता है, बीटा ले लिया, एक्स तो हमें मालूम था सी है, तो वहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो बीटा की वैल्यू मिल गई ए। तो हमें वो इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वही जो कॉन्सेप्ट पहले सीखा था, अगर अल्फा बीटा आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अभी? यस मैम। पक्का ना सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं चैट सेक्शन में भी चेक कर रही हूँ,
तो आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज यहाँ पे अच्छे से रीड कीजिए एंड ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिर वो डिस्कस करेंगे। क्या दिया है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मे हैव ए कॉमन रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, अभी आपको बता, एक तो क्या है जो कंडीशन हमने पहले सीखी थी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट होने का कंडीशन क्या है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ट्रिक क्या है, क्योंकि आप देखेंगे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, मैं दोनों मेथड से करके बताती हूँ। देखो ये वाली अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमें, अगर मैंने सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसके रूट आप इजिली निकाल सकते हो। सब लोग बताइए, निकाल सकते हो? ये सिंपल वाला ट्रिक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको फैक्टराइजेशन आता है, देखो सिंपल ट्रिक आप दोनों मेथड से दिखाती हूँ। ये पहले वाला मेथड आप बोल सकते हो। तो ये वाले कैसे करेंगे, प्रोडक्ट आपका कितना -4 इंटू एक्स 4 स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूँ यहाँ पे 4x माइनस एक्स। हाँ, ये मैं पहले वाला मेथड, तो यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे आपने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ से 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल रहा है, कोई बताएगा? तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, या तो x का वैल्यू होगा हाफ एंड दूसरा x की वैल्यू होगी -2, ठीक है। समझ में आया? अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमें m की वैल्यू निकालनी है कि दोनों इक्वेशन का मे हैव वन कॉमन रूट, एक कॉमन रूट होना चाहिए, हो सकता है बेसिकली आप बोल सकते हैं ना। तो अभी देखो, या तो हाफ x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा या x इज इक्वल टू -2 होगा। समझ में आ रहा है? अगर x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा तो आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना। समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ। अगर आपका x इज इक्वल टू हाफ कॉमन रूट है, if x is equal to half is common root, तो यहाँ से हमें क्या, पहला ये जो रूट x की वैल्यू हाफ पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, प्लस 4m इंटू हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, नहीं तो आप चाहे तो जो वन रूट कॉमन वाला कंडीशन भी से भी मैं आपको करके बताऊंगी। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। तो अगर x का वैल्यू हाफ है, मतलब x इज इक्वल टू हाफ कॉमन रूट है, तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से 3/4 एंड यहाँ से बात करें 2, ये 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो ये मिला +2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिला, दिस इम्प्लाइज 2m एंड इन दोनों टर्म को ऐड करना है आपको, 3/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करके बता देती हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आपको मिला है दिस इम्प्लाइज 2m एंड यहाँ पे ब्रैकेट में अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, दिखा देते हैं, ठीक है। 4 आया तो ब्रैकेट में 3 + 8 हो जाएगा, 3 + 8 एंड ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, 2m एंड ये आपका +11/4 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आप बोल सकते हैं 2m इज इक्वल टू -11/4 एंड यहाँ से आप बोलेंगे m इज इक्वल टू -11/4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे मैं -11/8 डायरेक्टली लिख दिया है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। नो मैम। ठीक है, ये वाली बात समझ में है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन दिया है क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो एक तो ट्रिक मैंने आपको ऐसा बताया कि ऐसा कर, अगर ये कॉमन रूट है तो यहाँ से आप एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। हाँ, यहाँ से x की वैल्यू हाफ ही आती है, यहाँ से -2 ही आती है, ठीक है। तो हाफ हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3/4 हो गया यहाँ पे एंड 4m इंटू हाफ, तो 2m यहाँ पे हो गया प्लस 2। सही लिखे ना कैलकुलेशन स्टूडेंट, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? देखिए 2m यहाँ पे 11/4 -11/4 हो जाएगा एंड ये नीचे आएगा, तो हाँ ये सही है।
तो दूसरा वाला अगर दूसरा मतलब अगर x की वैल्यू जो आपने लिखी थी -2 वो अगर कॉमन रहेगा तो क्या हो जाएगा वो वाले केस में? आपको m की वैल्यू निकाल सकते हो स्टूडेंट, प्लीज बताइए। देखिए यहाँ Yes, पे ma'am. तो x की वैल्यू अगर मैंने क्या लिया होता -2, तो यहाँ पे बता दिए इफ x इज इक्वल टू -2 इज कॉमन रूट, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। देन तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 3 इंटू -2, एक 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा 4m इंटू Minus 4m इंटू -2 एंड उसके बाद क्या दिया था हमारे पास +2 plus 2. +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2 का स्क्वायर मिला 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, एंड यहाँ पे मिला -8m एंड यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो यहाँ पे मिला 12 + 2 आपका कितना हो गया 14। 14, yes. तो मतलब यहाँ से अगर बात करें 14 इज इक्वल टू 8m बोल सकते हो आप यहाँ से, और इसका मतलब है 14/8 आपका क्या हो गया m की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका m की वैल्यू बेसिकली कितना हो गया, कैंसिल करना चाहे तो 2 7 ज़ा 4. तो मुझे ये मिला, लेकिन अगर आपको कुछ और मिल रहा है तो चेक कर सकते हैं, मेरी कैलकुलेशन मुझे पता नहीं है। तो आपको अगर ऑप्शन दिया रहता तो आप यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, रीजन समझ में आया आपको? क्योंकि जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट में इजिली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके आपको पता है 2 ही रूट मिलेंगे, दोनों में से कोई ना कोई रूट कॉमन होगा ना। तो यहाँ पे एक तो ये ऐसा कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक है अगर आपने इसको ऐसा नहीं किया है तो कैसा करेंगे स्टूडेंट, जो कंडीशन की बात करें तो वो वाला भी दिखा देती हूँ। अगर इनका कोई एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी, देखो वहां पे मैं इक्वेशन पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, क्या क्या था इक्वेशन आपका 3, अच्छा कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 3 4m एंड 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 4m एंड ये 2 कोएफिशिएंट लिख लूँ मैं जस्ट, फिर उसके बाद कंडीशन लिख सकती हूँ मैं आपको। एंड यहाँ पे कितना है 2 3 एंड -2, 2 3 एंड -2। ठीक है, कंडीशन कैसे याद बताया था मैंने, इन देखो बाउंड्री वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 ये हो गया -6। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस साइन करके 2 2 ज़ा 4, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, दिस का होल स्क्वायर आना चाहिए पहले इन दोनों को। 3 3 ज़ा 9 -2 4 ज़ा 8m यहाँ पे हो गया ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद ये नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे हो गया -8m एंड यहाँ पे -6 इज इक्वल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये हमने कर दिया, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो हटा देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से आप कितना हो जाएगा -6 -4, ये -10 का होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे आपको 100 हो जाएगा सब Yes, लोग। ma'am. हाँ, तो 100 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करके बेसिकली आप देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा आपको m के टर्म्स में। तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपका ये काम है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर सकते हो, मुझे लगता है इतना वाला पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, Sir. पक्का ना, कर सकते हैं एवरीवन। तो ये वाला पार्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये कोएफिशिएंट है, ये जो मैंने लिखे ये कोएफिशिएंट है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, या आपको चाहिए तो मैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, तो ये वाले को जस्ट सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक मिल रहा है m के टर्म्स में, m की वैल्यू के ऊपर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज ट्राई दिस। अगर कुछ भी अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगी। इतना ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताना है कि m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप प्लीज बताना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes. ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन Yes, ऑप्शन sir. दिया होता तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते थे। वापस से बता रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो सकता है, ऐसा बताया है। आप करें, दो मेथड बताए, एक मेथड क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स आप इजिली फाइंड कर सकते हैं उसको ले लीजिए, वहां से आपने रूट फाइंड कर लिया, या तो x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा या x इज इक्वल टू -2 कॉमन रूट होगा। तो सब्स्टिट्यूट करके आपको m की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली कंडीशन यूज कीजिए, तो वहां से भी आपको m की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने होमवर्क में दिया है,
तो अभी क्योंकि मैंने ऐसा बताया था आपको, क्योंकि हमें थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसके लिए और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट रीड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 बोला है, उनका एक रूट कॉमन है, तो हमें ए प्लस बी की बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो कंडीशन अप्लाई करना है तो कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एक रूट कॉमन होना चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो आपको सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जैसे पहली वाली इक्वेशन के दो रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे उनका प्रोडक्ट कितना होगा स्टूडेंट। अगर अल्फा बीटा पहली वाली इक्वेशन के रूट्स है, तो अल्फा इंटू बीटा आप लोग मुझे बताएंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका बी आ रहा है, और यहाँ पे अगर अब इसके दो रूट आपने क्या बोला, गामा एंड डेल्टा बोला, तो उनका प्रोडक्ट की बात करें गामा इंटू डेल्टा, कितना आ रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, यहाँ से अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट तो 1 आ रहा है। 1 कैसे, आपके बोलेंगे मैम कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने एक रूट कॉमन बताया, स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बी है हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं इनमें से कोई बोलूँ कि जो रूट है वो जो कॉमन रूट है वो 1, कैसे 1, आप देखो एग्री करेंगे। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस, यहाँ पे बताइए a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 1 प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली 1 जो है x की वैल्यू 1 है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अगर आपको डाउट है तो कैसे, दूसरा तरीका मैं क्या बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, अगर आपको क्या है कॉमन रूट जो फाइंड करना है, तो क्या कर लीजिए, दो इक्वेशन दिए साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिमूव कर दीजिए, उधर से भी आपको कॉमन रूट मिल जाएगा। देखो मैं पूरा करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन पूरा कैसे करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये लिया, दूसरा लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैंसिल हुआ, तो स्टूडेंट यहाँ से मुझे मिलेगा ए एक्स माइनस बी एक्स, मतलब ए माइनस बी इंटू एक्स, एंड यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिलेगा ना ये वाली, तो आप ये वाले टर्म को उधर भेजेंगे, तो ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए। मतलब यहाँ पे क्या मिला मुझे, ए माइनस बी इंटू एक्स क्या मिला, ए माइनस बी। ठीक है, आप ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस ए मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू मुझे मिला 1। अदरवाइज आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो भी आपको पता चल गया कि एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका कॉमन रूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, therefore x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करके बताया, नहीं तो आपको अगर डाउट है तो कैसे आया, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर x इज इक्वल टू 1 रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एग्री करेंगे ना आप लोग। यस हाँ, तो यहाँ से आपने a प्लस बी की बात करी, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, एस x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट, it will satisfy both the equations। ठीक है, तो आप अगर मैंने x की वैल्यू 1 सपोज पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करी तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, so therefore 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, या सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप x की वैल्यू 1, तो भी आपको 1 प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और हमें a प्लस बी की वैल्यू के बारे में बात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हमें बात -1। ये वाली बात समझ में आई सबको।
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन हमारा डी हो गया करेक्ट। प्लीज बताइए अगर किसी को कुछ डाउट है तो। पक्का समझ में आया स्टूडेंट? No, ma'am. ओके, मैं Yes, थोड़ा सा ma'am. एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना, ये वाला तो हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ एक सेकेंड, मैंने इरेज कर दिया बाय मिस्टेक इसको। ओके हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अभी स्टूडेंट क्या, आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मैं फटाफट से एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। याद है सबको आइडेंटिटी के बारे में मैंने क्या बताया था? आइडेंटिटी होता है क्या है, ये एक आपका कोई इक्वेशन है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन। याद है सबको? आइडेंटिटी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी हम वापस से आ रही है आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई इक्वेशन है जो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है तो आप क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? प्लीज Yes, ma'am. बताइए। अच्छा तो यहाँ पे बस मैं 2 मिनट आपका लूंगी इसको कंप्लीट करने में। अच्छा तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए और बहुत सारे आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में भी सीख चुके हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद है, वो सब यहाँ पे भी आइडेंटिटीज में आने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, जैसे x² - 1 इज इक्वल टू x+1 इंटू x-1। आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, रियल वैल्यू, ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज सारे रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? उसके बाद आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, या आप फॉर्मूला बोल सकते हो, क्योंकि थीटा की जितनी भी रियल वैल्यू है सब इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, किसी को डाउट है? और बहुत सारे जो भी आइडेंटिटी आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, वो सब आइडेंटिटी सब यहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल में। मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ, लेकिन सबको पता है आइडेंटिटी क्या होता है। ये वो इक्वेशन होता है जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है वहां पे आइडेंटिटी में, बेसिकली इक्वेशन में जो यूज हुआ है। वापिस से दिखा देती हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर आपके पास एक इक्वेशन मिल रही है जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, जो वेरिएबल आपने इक्वेशन में यूज किया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, वो मैं आज के लिए ये कराने वाली हूँ लास्ट। अच्छा यहाँ पे क्या है कि मैंने प्रूव दैट कि ये एक आइडेंटिटी है। तो कैसे बताएंगे यहाँ पे? अगर आपको देखो यहाँ पे देख के अगर आप बताएंगे कि मैम लेफ्ट हैंड साइड ना कुछ हमारा क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है, लेफ्ट साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अभी आप बोलेंगे मैम आइडेंटिटी कैसे बोलेंगे इसको, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ स्टूडेंट। अगर मैंने सपोज ऐसा लिखा, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, डेफिनेटली आप लोग एग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं बोलती हूँ कि a नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैंने बोला a नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 2, अगर मैंने a के बारे में कुछ बताया ही नहीं आपको। ठीक है, और याद रखना आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके 2 ही रूट आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी है, देखिए ये वाला, जैसे अगर मैंने ये वाला पार्ट इरेज कर दिया और अगर मैं बोलूँ कि इसके 3 रूट्स हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वापिस से बता रही हूँ, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है, यहाँ पे इक्वेशन लिखी है वेरिएबल एक्स में, इसका डिग्री है 2, अगर आपका कोई इक्वेशन की डिग्री से ज्यादा रूट मिल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। स्टूडेंट समझ में आया? ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसकी 2 से ज्यादा रूट कब मिलेंगे, जब ये आपका 2 से ज्यादा रूट कब मिलेंगे बेसिकली, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ए की, वो क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैंने ए बी सी के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया है और इसके रूट्स आपको 2 से ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। ठीक है स्टूडेंट? Yes. अच्छा ये बताइए कब होगा, 2 से ज्यादा रूट कब मिलेगा स्टूडेंट? अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूं, b की वैल्यू 0 ले लूं एंड c की वैल्यू अगर मैंने 0 ले लिया, वो वाले केस में आप x की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर, इसके आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो प्लीज याद रखिए, जब अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन मिल रही है जिसके रूट्स उसकी डिग्री से ज्यादा है, तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी।
ठीक है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक एक एग्जांपल लूँ, a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्यूबिक का मैंने एग्जांपल लिया, आई एम सॉरी, ये क्वाड्रेटिक का लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ता कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको सिर्फ 2 ही रूट मिलते। प्लीज याद रखिए, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है और जिसके 2 से ज्यादा रूट है, तो वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैं देखती, यहाँ पे बोलेंगे कि मैम क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक बोलने के लिए, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा और आप बोल रहे मैम इसके मुझे 4 रूट मिल रहे, 5 रूट मिल रहे, तो ये एक आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। मैम इन जनरल मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, जिसका डिग्री n है, अगर आपको उसके रूट्स उसकी डिग्री से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो एक बार मैं प्लीज ये वाले पेज पे जाती हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। मैं इसका हिंट आपको बता रही हूँ, आपको ये ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख के भी पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x के टर्म्स में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे देख के भी पता चल रहा है कि पहले तो आप x की वैल्यू a ले लीजिए, x का वैल्यू a आप लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, अगर आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास 1 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे एक मैं लिख देती हूँ। अगर आपका x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने a ले लिया, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a माइनस ए इंटू ए माइनस बी, तो पहले वाला टर्म 0 हो गया। सेकंड वाले टर्म की बात करें तो a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, तो आपको पता है यहाँ से मुझे 1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रही हूँ, x इज इक्वल टू a, एक बार x की वैल्यू b ले लीजिए और x का वैल्यू c ले लीजिए। ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब आपको इसके जो रूट है 3 मिल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हमें क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा था, लेकिन वो डिग्री 2 का इक्वेशन था, लेकिन उसके रूट्स आपको उसकी डिग्री से ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो प्लीज आप x को ट्राई करना है, कैसे करेंगे, एक बार x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू b सब्स्टिट्यूट कीजिए, x का वैल्यू c, तो आपको इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है, तो आप बताएंगे x इज इक्वल टू a, x is equal to b and x is equal to c are the roots of the given equation, but degree of the given equation is 2 and the number of roots are 3. So this is not a quadratic, this is an identity. स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए, कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट होमवर्क में दे रही हूँ, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना करते हैं, लेकिन ट्राई करने नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो आई एम जस्ट यहाँ पे जो भी आपका स्क्रीन शेयरिंग था वो मैंने बंद किया है। एक सेकेंड यहाँ पे